नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 जनवरी है और हमारा एपिसोड है 64। सबसे पहले आप सभी लोगों को इस नवीन कैलेंडर वर्ष 2022 की बधाई। और आज 2 जनवरी है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 1 जनवरी को हमारा न्यू कैलेंडर ईयर होने के साथ साथ ग्लोबल फैमिली डे एंड वर्ल्ड पीस डे भी मनाया जाता है। और ग्लोबल फैमिली डे पर अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। फैमिली मीन्स बच्चे। बच्चों के बिना फैमिली नहीं होती और हम सभी इस बात के लिए कितना इंटरेस्ट लेते हैं कि हमारी परिवार में जो बच्चे हैं वो किस तरीके से स्वस्थ और अपने जीवन में एक उन्नतिशील बने, वो अपने जीवन में खुश रह सकें। तो आइए हम आज का हमारा जो विषय है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड, या कैसे एक चाइल्डहुड पूरे एक व्यक्तित्व को असर डालता है और उसको प्रभाव उसका बना रहता है। एक बचपन का जो बचपन है वो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसका आकलन करें तो एक बच्चा जब पैदा हो रहा है वहाँ से उसके कुछ भाव, उसके कुछ इमोशंस अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो भी आसपास जो उसकी देख रेख करते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। अगर आप एक बहुत छोटे बच्चे को गुस्से में झटकते हैं या गुस्से में उसको पटक देते हैं या उसके बहुत ज़्यादा रोने पर कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे वो महसूस कर पाता है, आप चिल्ला पड़ते हैं या अचानक से उसको अलग तरीके से हैंडल करते हैं, तो वो भी उस बच्चे को प्रभावित कर रहा होता है। तो एक बचपन जब बच्चा पैदा हुआ, बल्कि वहाँ से जब वो गर्भ में था वहाँ तक उसका प्रभाव रहता है और अंत समय तक। हम अपने हर सेशन में कहते हैं कि साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो ह्यूमन एक इमोशंस से जुड़े रहते हैं, उसके जन्म लेने से पूर्व से लेकर उसके मृत्यु के उपरांत तक। तो क्यों ना आज हम इसके पहलुओं को और बेहतर तरीके से समझ लें और कोशिश करें कि हम अपने घर के बच्चों को कितना फला फूला रखें और खुद भी खुश रहें और उनको भी इन खुशियों का मौका दें। आखिर ये तेरी मेरी कहानी में कुछ ना कुछ हर सप्ताह आपके साथ कुछ चर्चा करने के लिए सप्ताह में ही कुछ कहानियाँ ऐसी मिल ही जाती हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि आप तक इस कहानी को ज़रूर पहुँचाया जाए। कहानियाँ आपकी और मेरे आसपास की ही होती हैं, हमारी और आपकी होती हैं और हमारे घर के बच्चों की या उनसे जुड़े किसी ना किसी मुद्दे की होती हैं। एक मेरे पास कल एक बच्चे के साथ मेरी मुलाकात थी और वो बच्चा के साथ सिर्फ मुझे थोड़ी देर के लिए बात करने का मौका मिला और मैंने पाया कि जब बातचीत के दौरान कुछ ऐसे भावुक से अनुभव उसने अपने साझा किए और मुझे वहाँ पर एक ऐसा लगा कि शायद आज मेरा जो नया वर्ष है वो वाकई में सही मायने में एक मैं शायद भगवान के पास ही बैठी हूँ, क्योंकि हम कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो जब हमें लगता है कि बच्चे भगवान का रूप हैं तो उनके जो इमोशंस हैं और उनके जो भाव हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं, निश्चल होते हैं। तो उस बच्चे ने जब मुझे अपनी कुछ भावुक चीज़ों के साथ एक अपने कम्युनिकेशन एक्सचेंज किया तो उसमें एक बात निकल कर आई कि बच्चा स्कूल में खाना इसलिए नहीं खाता क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और अभी उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी। बच्चा सिर्फ मात्र 4 साल का था। तो जब उसने कहा कि खाना क्यों नहीं खाते, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद कुछ ऐसा जवाब आएगा कि जो मुझे खाने में होता है वो पसंद नहीं है, या सब बच्चे कुछ और लाते हैं, मेरे को मेरा खाना में इंटरेस्ट नहीं आता, या मम्मी सब्जी रख देती हैं, या उसे पराठे पसंद नहीं, रोटी पसंद नहीं, वगैरह वगैरह। जो भी मैंने सोचा था उन सारे जवाबों से परे मुझे एक बहुत ही एक इमोशनल सा जवाब मिलता है और वो मिलता है कि मम्मी की याद आती है। अब उस मम्मी की याद आने में इस कम्युनिकेशन को वो कहीं और बता भी पाता है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता या बच्चे को समझा दिया जाता है। टीचर कहती है आपने फिनिश नहीं किया और आप फिनिश करिए, और अगल बगल के लोगों के एग्जाम्पल देती है। ये एग्जाम्पल, ये तुलना उसके जीवन में हमेशा बरकरार रहती है और किसी ना किसी रूप में छोटे बड़े कारणों से हम अपने बच्चे की तुलना करते रहते हैं। क्या पता उस बच्चे को नहीं याद आ रही हो लेकिन इस बच्चे को याद आ रही है, क्या पता
उसकी स्किल्स कुछ बहुत अच्छी हों और वो ज़्यादा समझदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ना सीख रहा हो, और जो दूसरा बच्चा है वो थोड़े थोड़े धीरे गति से चल रहा हो, तो वहाँ पर ऐसे इमोशंस को भी वैल्यू देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वहाँ पे जब बच्चे का जवाब आया कि मम्मा की याद आती है, मैं बिल्कुल निरुत्तर हो गई और मेरे पास कोई उत्तर नहीं था उसको देने के लिए, किस चीज़ से मैं उसकी माँ के याद आने का जो एक इमोशन है उसको रिप्लेस कर सकूं, उसे क्या ऐसी ट्रिक बताऊं कि जिससे वो अपनी माँ को याद करना कम कर दे या उसे याद ना आए और वो खाना खा सके। खैर, बतौर साइकोलॉजिस्ट मैंने कुछ सजेशंस दिए और बच्चे को भी दिए और उसके पेरेंट्स को भी दिए। उसी के साथ साथ एक और कहानी मिल जाती है। उस कहानी में एक जो बच्चा है वो अपने घर में एक नया मेहमान आया है, और उस नए मेहमान यानी कि उसका छोटा एक भाई बहन का आना, और वहाँ पर बच्चे का एक नए तरीके से अपने आप को देखना, अपने उस नए मेहमान के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उनकी बढ़ती हुई जिम्मेदारियाँ, और उनके साथ साथ वो भी बहुत छोटा बच्चा, लगभग 4 और 5 साल के बीच का, वहाँ पर भी उसकी कुछ ऐसी जद्दोजहद जहाँ वो बार बार अपने पेरेंट्स के उतना ही नज़दीक पहुँचना चाह रही है जितना नज़दीक वो शायद नया मेहमान है, या वो तरह तरह से एक बच्चा ये चाह रहा है कि मैं भी उस नए मेहमान के साथ उतना वक्त बिताऊं जितना कि शायद मेरी माँ या मेरे पिता बिता रहे हैं और उसकी केयर कर रहे हैं। तो या तो बच्चा एक जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना चाह रहा है और अपने माता पिता का अटेंशन भी लेना चाह रहा है कि मैं भी हूँ। तो यहाँ पर भी माता पिता को कई बार ऐसा लगता है कि तुम तो बड़े हो गए हो, और कई बार ऐसे वाक्य सामने आ जाते हैं कि बेटा आप तो बड़े हो, आप समझदार रहो, या कई बार हम उसको इतनी ज़्यादा टोका टकी करने लगते हैं क्योंकि हमें नए बच्चे को भी संभालना है, उसकी केयर करनी है और उसकी एक तरीके से कुछ उसे नुकसान ना पहुंच जाए इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक बच्चा जद्दोजहद कर रहा है अपनी स्पेस के लिए, अपनी उस परफॉर्मेंस के लिए जो वो शायद उस नए मेहमान को अपने तरीके से देना चाह रहा है। हो सकता है उसमें कुछ बहुत अच्छे तरीके या बहुत मेच्योर तरीके ना हो, तो वहाँ पर बच्चे का ये भी इमोशन सामने आता है। एक और कहानी मिल जाती है। तीसरी कहानी ये मिलती है कि उसमें एक बच्चा है और वो बच्चा अपनी क्रिएटिव दुनिया में इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं जब वो अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी स्किल्स में जो उसके अपने अंदर है, जो उसने कहीं से सीखी नहीं है, जिसमें उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बनाने में, कुछ चीज़ों को लोगों को तक ये बताने में कि ये मैंने बनाया है। तो वहाँ पर जब बच्चों से ऐसे कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ के अपनी तरफ से पूछ लिए गए कि आपने इस बार हमको अपना कार्ड नहीं बनाया, या आपने हमको अपनी पेंटिंग्स नहीं दिखाई, भाई आप अपनी पेंटिंग्स हमें शेयर करते रहिए। वहाँ पे जो स्माइल बच्चे के चेहरे पे मिली कि हमने उससे पूछा ही नहीं कि आपने खाना क्या खाया, आपने पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, आपको पढ़ना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, शुड बी डू दैट और शुड बी डू दिस। तो ये सारी चीज़ों से परे जब हमने उससे उसके अपने इंटरेस्ट के एरिया की बातें पूछी, वहाँ पे बच्चे के चेहरे की खिलखिलाहट ही अलग थी, और उसको भी देखा। इन कहानियों से एक चीज़ तो साफ नज़र में आ गई कि बच्चे सिर्फ एक खुशी का माहौल में जो सुंदर तरीके से पनपते हैं और अपने अंदाज में जिस चीज़ों को आगे कैरी करते हैं, वो शायद उन्हें एक बहुत ही एक ऑर्गेनाइज वे में इस लाइफ को जीना सिखा देता है, और बिना किसी लेसन के, बिना किसी सिलेबस के। और ये तरीका जो अगर पेरेंट्स के लेवल पर, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की आने वाले जो जनरेशन है उसमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज आएंगे। एक इसमें बात यहाँ पर रखना चाहूँगी क्योंकि विषय चाइल्डहुड का है। तो बचपन में अगर आप और हम जो एक लेट एडल्टहुड के एज में आ गए हैं, और वहाँ पर अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कई बार हमें अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे क्षण, ऐसे पल याद आते हैं। मुझे तो अगर मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दूं तो मुझे तो अपने बचपन के वो सारे नाम लोगों
के जो मेरे बहुत करीब होते थे, और उन सब के नाम आज भी याद हैं, और मैं उनके साथ बिताए हुए बहुत छोटे छोटे से चीज़ों को जब अकेले होती हूँ तो याद करती हूँ, खुश भी होती हूँ। तो शायद ऐसे आप में से बहुत सारे लोग उनकी चर्चा भी करते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में। तो वो हमारी आज यादें हैं। उसी के साथ साथ हम जब इन खुशी और इन अच्छे पलों को याद करते हैं, उसी के साथ साथ हम ये भी याद करते हैं कि बचपन में क्या चीज़ नहीं थी, बचपन में हमें क्या मिल जाता तो क्या ज़्यादा बेहतर होता, बचपन में किस चीज़ को हमने एक अभाव के रूप में महसूस किया, या हम अपने स्ट्रगल की स्टोरी में उसकी चर्चा करते हैं। तो ये जो बचपना है ये कभी मरता नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के अंदर जो आज 60 का है या 50 का, इससे मतलब नहीं है। वो बचपना उसके अंदर आज भी जिंदा है, यानी कि वो बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ, वो अंदर चुपचाप बैठा है, लेकिन वो आपके अंदर करवटें बदल रहा है, आपके अंदर सांस ले रहा है, आपको बहुत सारे आपके ऐसे आव भाव और आपके व्यवहारों में जगह जगह उसका परिचय मिलता है। वो कई बार व्यक्ति चिल्ला रहा होता है, वो गुस्सा कर रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है, या वो बहुत खुश होता है, बिल्कुल चिल्ड होता है, कूल होता है, काम होता है। इन सब जगह वो एक छोटा सा बच्चा आपके अंदर ज़रूर बैठा हुआ है। उस बच्चे को अगर हम बहुत ही अच्छे से बचपना दे दें, और वो बचपना सुंदर और खुशहाल बचपना वो अगर हर एक व्यक्ति के अंदर करवट ले, तो ज़रूर लगता है कि जब आप किसी भी उम्र के पड़ाव में होंगे तो आप उस बचपन को याद करके कुछ आनंद ज़रूर महसूस कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन के कुछ भी कष्टकारी जो जगह हैं या उनके जो फीलिंग्स हैं वो उन तक ना पहुँचें, और हम उनको एक बहुत ही साफ और सुथरा जीवन उनको दे पाएँ। कैसे दे पाएंगे इसकी चर्चा करते हैं। कैसे ये बचपन एक एडल्टहुड को, लेट एडल्टहुड को और एल्डरली एज तक असर करता है। इसमें डिप्राइवेशन बहुत अहम है। बच्चे का अपने पेरेंट्स के जो उसके फर्स्ट पेरेंट है, उसके माता पिता, उनके साथ उसका अलग होना, उसका डिप्राइवेशन अगर हो रहा है तो हमने उसको फुलफिल कैसे किया है। अगर पेरेंट्स वर्किंग हैं, अगर पेरेंट्स जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या किसी भी रीज़न से उसका वो एक ही पेरेंट के साथ रहता है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि किसी भी कारण से अगर बच्चे के पेरेंट्स दोनों उसके साथ नहीं रहते तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव तब पड़ता है जब आप वहाँ पर कुछ रिप्लेसिंग नहीं करते। एक चीज़ हटाई तो एक चीज़ दे दी। आपने अगर उससे कहा कि उसको दाल पसंद नहीं है तो आप उसको सूप तो देंगे, अगर उसे रोटी पसंद नहीं है तो उसे पूड़ी तो देंगे। तो आपको ये देखना होगा कि जो चीज़ आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपने उसकी रिप्लेसिंग कैसे करी। अगर आप वर्किंग हैं तो वहाँ पर अगर आप हट गए तो आपने वहाँ पर क्या दिया। तो बच्चों का जो डिप्राइवेशन है वो मत होने दें। अगर आप बच्चों को डिप्राइवेशन को कवर कर पाएंगे, वहाँ कुछ अच्छी चीज़ों को, सुंदर चीज़ों को रिप्लेस कर पाएंगे तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और वो जो आपने रिप्लेसिंग करी है उसे समय समय पे चेक करना, उसको समय समय पे मॉनिटर करना कि वो जो रिप्लेसिंग है वो आपके बच्चे में एक अच्छी चीज़ों का संचार कर रहा है या नहीं। कई बार ऐसा पाया गया है, बहुत सारी ऐसे क्लिनिकल केसेस में, जहाँ पर बच्चा अपने दादा दादी, नानी, मौसी, किसी फैमिली मेम्बर्स के पास होता है, लेकिन वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उसको ह्यूमिलिटेट किया जा रहा है, या उसको टॉर्चर हो रहा है, या उसको झिड़का जा रहा है, उस पर गुस्सा किया जा रहा है, उसे कोई मार रहा है। इट्स बेटर कि अगर आप सोचते हैं कि फैमिली मेम्बर ही अच्छे केयर टेकर बन सकते हैं तो ये भी एक सोच सिर्फ एक सीमित दायरे तक आपको ले जाती है। अपने सोच का दायरा बड़ा करिए। अगर आप एक अच्छी और मेट्स रखते हैं वो भी कई बार एक अच्छा विकल्प साबित हो जाती हैं। तो अपने दायरे को सीमित ना करें, और बच्चे के डिप्राइवेशन को भरने के लिए जो भी सुंदर और पॉसिबल एफर्ट्स हैं उसको डालना बहुत ज़रूरी है। एज इट इज़ या ऐसा ही रहेगा और हम कुछ कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सेकेंड चीज़ आ जाती है कि आपका बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो जेंडर बेस पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, या उसके कुछ ऐसे स्किल्स हैं या उसके
इंटरेस्ट हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, लाइक बच्चे का कार को बहुत ज़्यादा पसंद करना, या बच्चे की ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, या बच्चे का आउटडोर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेना, या किसी तरीके से गाने गाते रहना, बच्चा अगर सिंगिंग करता रहता है, डांस करता रहता है, तो अक्सर हम वहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि आप तो डांस ही करते रहते हो, आप तो ड्राइंग ही बनाते रहते हो, आप तो गाना ही गाते रहते हो, आपका तो सारा इंटरेस्ट खेलने में रहता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल एक अलग करूँगी कि मोबाइल में वीडियो गेम का खेलना इज़ डिफरेंट, लेकिन अगर बच्चा आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व है तो हमें वहाँ पर भी एक एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि शायद आपके बच्चे की बॉडी में एक अच्छी ऊर्जा है, उसका काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पार्ट बहुत अच्छा हायर है, जिसकी वजह से बच्चे इस तरीके के खेलों को खेलना, कूद फांद करना पसंद करता है। वो कई बार पार्क से आना पसंद नहीं करता, बाहर रहना ज़्यादा पसंद करता है, और उसे पार्क की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, वो जिद करता है। और कई बार उसकी अपना कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लाइक अगर वो लड़का है या लड़की है, तो इन बहुत सारी चीज़ों में पेरेंट लेवल से फ्रॉम द स्टार्टिंग उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जहाँ पर उसका प्रभाव वो एक रिजेक्टेड एलिमेंट की तरह, या अपनी उस जेंडर को या अपनी उस स्किल को रिजेक्टेड फील करता है। वो इस रिजेक्शन को आपसे डायरेक्टली कभी नहीं कहता कि क्यों मेरी चॉइसेस को इग्नोर किया जा रहा है या क्यों मेरी चॉइसेस की एग्जिस्टेंस नहीं है। वो कहता तब है जब वो बहुत बड़ा हो जाता है कि मैं भी सिंगर बनना चाहता था, मैं डांसर बनना चाहता था, मैं तो स्पोर्ट्स में जाना चाहता था, और लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि 8th और 9th और 10th तक जब वो आपको जवाब देने के लिए तैयार होता है, वहाँ तक जाते जाते उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब कुछ इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, वो आपसे इरिटेट रहता है, वो आप पर बिलीव नहीं करता, वो आपको एज अ पेरेंट पसंद ही नहीं करता। उसे लगता है कि इस पेरेंट ने मेरी चॉइसेस को और मेरे इमोशंस को, मेरी लाइकिंग्स को कभी जगह नहीं दी। और यहाँ से शुरू होता है जिसे हम कहते हैं एक जनरेशन गैप। जनरेशन गैप कुछ नहीं है, जनरेशन गैप सिर्फ हमारी और एक दूसरे व्यक्ति की, जो हमसे उम्र में काफ़ी छोटा है और जो हमारे एक अंडर में हमारे तौर तरीक़ों के हिसाब से ही उसको हमने कहा है, बाध्यता दी है कि आपको इसी तौर तरीक़ों से चलना है और एक लंबे समय तक चलना है। तो ये जो दो मस्तिष्क हैं, दो इंसान हैं, दो पर्सनालिटी हैं, इनकी भिन्नता ही एक जनरेशन गैप है। अगर उस भिन्नता को जो ज़्यादा मैच्योर हो, जो ज़्यादा उम्र में बड़ा है, वो अगर छोटे उम्र वाले व्यक्ति के साथ अपनी इस क्षमता को वहाँ तक फ्लेक्सिबल बना पाए, यही तो सुंदरता है। हम अक्सर कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो, लेकिन क्या हम अपने बच्चों के साथ एडजस्ट करते हैं? उनकी सोच के साथ, उनके लाइकिंग्स के साथ, उनके पसंद के साथ हम एडजस्ट नहीं करते। हम उनको शुरू से ही एक इंजेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही बच्चा 5 और 6 साल का होता है, कि आपको किस तरीके से उन लोगों के एग्जाम्पल्स देते हैं फोर्सफुली, और उनको आउटर से एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग उनके ब्रेन की करने शुरू कर देते हैं, जिसमें बार बार चर्चा करते हैं, नौकरियों की बार बार चर्चा करते हैं, सक्सेस की बार बार चर्चा करते हैं, मार्क्स की बार बार चर्चा करते हैं, उन सारे अचीवमेंट्स की और उन लोगों की जिनके पास रुपया है, पैसा है, नौकरी है, और उसे बता देते हैं कि यही इज्जत है और यही सक्सेस है और इसी सक्सेस के रास्ते से आपको भी होकर गुजरना है। सारी चीज़ें तो हमने बिल्कुल फिक्स कर दी, और उनके लिए चलने के लिए, नए रास्ते बनाने के लिए हमने जगह बंद कर रखी है। रास्ता ब्लॉक है, ट्रैफिक जाम है, सोच का और समझ का दायरा इतना परे है कि उसमें बहस हो सकती है, झगड़ा हो सकता है और एक अलगाव हो सकता है, लेकिन उसमें समायोजन की क्षमता दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर जो एक बच्चे का स्टार्टिंग से 4 और 5 साल में जो उसकी इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं, उन पर ध्यान देना और उनको समझना, स्वीकार कर लेना। वो जिस भी जेंडर का है, उस जेंडर के लिए क्या डिसाइड होगा उसी पे छोड़ देना। एक समय पे आकर लोग 9th और 10th पर बच्चे इसे कहते हैं कि आपको जो पसंद है आप ले लो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 8th तक आते आते बच्चा लगभग 13 साल का हो चुका होता है। 13 साल तक आपने जो रटाया है, आपने जो इंजेक्शंस भरे हैं उसके सोच में, उसके आसपास के दायरे में,
वो सब कुछ इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उसमें वो बच्चा तो ख़त्म हो चुका होता है जो वो असलियत में था। तो अगर आप इस बच्चे को जिंदा रखना चाहते हैं, इस बच्चे की इंडिविजुअलिटी को एक एग्जिस्टेंस मोड पर इस बात को इसका परिचय देना चाहते हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं कि वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव, एक पर्सनालिटी है और एक विज़न उसके अपने अनुभवों के आधार पर ही डेवलप होगा। इसके बाद मतभेद का सिलसिला शुरू हो जाता है और मतभेद में हम अपना सर्टिफिकेशन बच्चे को दे रहे होते हैं और बच्चा हमारे सर्टिफिकेट को फाड़कर फेंक रहा होता है और उसमें सिग्नेचर नहीं करता कि हाँ आप एक अच्छे पेरेंट थे और आपने मुझे अच्छी तरीके से देख रेख दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने बच्चे के लिए सब कुछ किया, पैसा खर्चा किया, बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिया और चुना, और उसके बाद भी बच्चा हमारे सर्टिफिकेट पे दस्तखत नहीं कर रहा क्योंकि आपको भूल जाते हैं कि वो जो सर्टिफिकेट जिसकी लैंग्वेज आपने ज़रूर लिख दी है लेकिन उस पर मोहर आपका बच्चा लगाएगा और उस मोहर लगाने के लिए हर पेरेंट पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र गुजार देता है। और कई बार ये सर्टिफिकेशन मजबूरी में आपको मिल जाता है, कई बार वो आप पर दया खाकर दे देता है और कई बार वो अस्वीकार कर देता है। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कौन सा था। हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग तरीके से सिग्नेचर करते हैं, तो हम ये सिग्नेचर लेने की नौबत ही ना आए और बच्चा आपके साथ कनेक्टेड फील करे, वो आपके बिना आगे अपने जीवन में अधूरापन फील कर पाए, उसे हर क्षण लगे कि मुझे मेरे माता पिता होने चाहिए, मुझे मेरे माता पिता की ताकत चाहिए, वो मेरी ताकत है। अगर इस तरीके से बच्चों का लालन पालन हो जाता तो शायद ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाती। आप और हम अगर बात करें तो हमारे जो पेरेंट्स थे वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों का अभाव था। तो आइए हम अब जिन बच्चों के पेरेंट हैं, हम उन बच्चों के अंदर वो ऊर्जा और वो स्वच्छंदता उनके विचारों की उनको प्रदान कर दें जिससे कि वो अपने आप को फील कर पाएँ कि वो पूरी तरीके से रिलैक्स हैं और खुश भी हैं। इसको किस तरीके से हम चैनलाइज कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बच्चों की दो चीज़ों पर बचपन से ध्यान दे दें। एक उनका जो हेल्थ है उसको ध्यान दे दें और हैप्पीनेस जिस पे हमने चर्चा करी। हेल्थ में वो सब कुछ आ जाता है जहाँ पर एक बच्चा अपने जीवन में इस तरीके से अपनी चीज़ों को रखता है, यानी कि खाना खाना, उसका जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डे है वो आपने कितना सुंदर डिज़ाइन किया है। मैं कई बार बच्चे मुझे जब क्लास 6 और क्लास 7 में मिलते हैं और मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ कि ये क्या सीखता है, ये मेरा बहुत प्राइम क्वेश्चन होता है कि ये क्या चीज़ सीखने जाता है, तो कहते हैं बस स्कूल जाता है। स्कूल के अलावा एबेकस नहीं, क्राफ्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट, डांस, एरोबिक कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? बस एक्चुअली पढ़ाई में ही समय नहीं मिलता। समय तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हमें समय से पहले अगर हम ये जान लें कि मेरे बच्चे का को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन सा एक ऐसा स्किल अच्छा है जिसमें उसको मैं इंगेज कर दूं, आप उसको 5 साल की और 4 साल की उम्र से ही इंगेज कर दीजिए। हर बच्चा अपार्ट फ्रॉम द स्कूलिंग उसको अपने किसी ना किसी इंटरेस्ट एरिया में जाना होगा, और अगर वो जा रहा है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस उसको मिल रहा होता है। तो आप उसके जो पूरे दिन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बहुत सुंदर तरीके से तय करें। उसमें उसका खाना पीना, पानी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर मैं पेरेंट्स के लेवल से इसको पूरी तरीके से देखती हूँ कि उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर रखा है, और वो है उनका स्लीप साइकिल। आप अपने बच्चे का एक 8 घंटे का 7 से 8 घंटे का, और उम्र के हिसाब से इसको कम करा जा सकता है। आप बच्चे का फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 4 to 5 ईयर्स उसका कम से कम 7-8 घंटे का स्लीप साइकिल मैनेज करें। उस स्लीप साइकिल में जब भी सो रहा है, जब भी उठ रहा है, जब भी खा रहा है, जब भी पी रहा है, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जिए तो उसका एक बैलेंस सारा एक दिन का एक स्केड्यूलिंग अगर हो जाए तो वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। स्लीप साइकिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिटनेस पे मैक्सिमम पेरेंट्स का पार्ट निल मिलता है इन इंडिया।
ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वो कभी बच्चे को 4 साल और 5 साल की उम्र से नहीं कहते कि आप थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा कूद लीजिए, थोड़ा सा दौड़ लीजिए, थोड़ा सा जंप कर लीजिए। हम बच्चों को इसके लिए कभी प्रेरित नहीं करते। हम उन्हें बार बार कहते हैं होमवर्क कर लीजिए, आपके टेस्ट आने वाले होते हैं। इसको इतना रटते हैं कि उनको अपनी स्टडीज के प्रति हेट क्रिएट हो जाता है। इस हेट क्रिएट को करवाने के पीछे हमारा बार बार रिपीटेटिवली उसी चीज़ों को फोकस करना है और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा बच्चा बने और बेस्ट चाइल्ड बने, तो आपको उसके 2 H2 फैक्टर्स पे काम करना होगा। 1 इज हैप्पीनेस एंड सेकंड इज हेल्थ। अगर 2 चीजें आपने कवर कर ली, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। हैप्पीनेस से वो अपनी पर्सनालिटी और अपने थॉट बना लेगा, और हेल्दी होने से वो अपनी फिटनेस होने से उसके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होंगे वो ऑटोमेटिकली उसे कभी गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि उसके अंदर आपने सोने जागने खाने उठने बैठने सारी आदतों को एक चैनलाइज कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के ऑडियो विजुअल मोटर एरियाज को पूरा एक डायरेक्शन दे सकते हैं इनडायरेक्टली। आपने खुद भी उसी समय पर सोए, बच्चा भी सोया। आपने खुद भी समय से खाना खाया, बच्चे ने भी खाया। आपने जब भी पानी पिया तो गिनकर पिया, बच्चे को भी कहा कि मैंने इतने ग्लास पी लिया है, आपने कितने ग्लास पिया है। बच्चा शुरू से ही प्ले वे मेथड से अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाएगा। मैंने देखो इतनी बार जंप किया, आपने कितनी बार जंप किया, मैंने इतनी देर अपनी ब्रीथ को रोका, आपने कितनी देर अपनी ब्रीथ को रोका। इस तरीके से करके कॉम्पिटिटिव वे में प्ले वे मेथड से आपके घर का एनवायरनमेंट भी हेल्दी हो जाएगा और आपके बच्चे के साथ आपका जो एक कनेक्शन है वो डे बाय डे स्ट्रांग बन जाएगा। इस तरीके से अगर हम चीज़ों को चैनलाइज करेंगे, अगर अपने बिहेवियर में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली बच्चा एक अच्छे। इसी के साथ साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पर अगर सबसे पहले मैं कहूँ तो अवॉइड टू करेक्शन ऑल द टाइम। हर समय करेक्शन का नहीं होता। टीचर भी एक ही समय कॉपी चेक करती है और वहीं पर उसकी मिस्टेक्स को बता देती है। पूरे समय अगर 45 मिनट का एक पीरियड है तो उस 45 मिनट में हार्डली वो 5 to 7 मिनट्स लेती है बच्चों को करेक्शन करने के लिए। बाकी समय वो उन्हें कुछ सिखा रही होती है। तो आप अपने परिवार में अगर हैं तो हर समय करेक्शन मोड में आपको बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपसे बच्चा दूरी बना लेगा। आपके साथ बैठ के वो कंफर्टेबल फील नहीं होगा। अगर आप किसी को भी, स्पेशली आज बच्चों पे बात हो रही है, आपको अपना करेक्टिंग और करेक्शन जो लेक्चर है वो अवॉइड करना पड़ेगा। आप हर समय बच्चों को ज्ञान देते रहें, बच्चे सीधे रिफ्यूज कर देते हैं, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। तो ज्ञान हमारे पास बहुत है, तो बच्चे ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, तो आप उनको करेक्ट करना अवॉइड करें। आप डोंट बी बिकम अ टीचर। आप उनके पेरेंट बनिए, आप उनके फ्रेंड भी मत बनिए। आप सिर्फ एक अच्छी पेरेंटिंग का पार्ट और रोल प्ले करिए। टीचर उसे स्कूल में मिल जाएंगी, फ्रेंड्स उसको क्लास में मिल जाएंगे, या उसकी लाइफ में जो उसकी स्टूडेंट लाइफ है उसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। और तो आप अगर कुछ बनना चाहते हैं सिर्फ पेरेंट बनिए। अगर आप अपने रोल में रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक राइट डायरेक्शन में रहेंगे। जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप उसे मारेंगे, उसकी कॉपी पर उसे सिखाते समय उसे डांटेंगे, उसको अननेसेसरी बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन के साथ कर्स करेंगे और उसे बताएंगे कि तुम कभी जीवन में कुछ नहीं बन सकते, तुम एक फेलियर हो, तुम्हारे कभी अच्छे नंबर नहीं आ सकते। ये आप कब करेंगे? जब अननेसेसरी आप अपना रोल चेंज करके टीचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप अपने रोल में रहें। उसी के साथ साथ आप अपने घर के एनवायरनमेंट को एक होमली, एक प्यार भरा, एक लगाव से परिपूर्ण एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ना ही कि इंस्टीट्यूशन जैसा एनवायरनमेंट। इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें एक इंस्ट्रक्शन बेसिस पे चलती हैं, लेकिन घर में हम इंस्ट्रक्शन बेसिस पे नहीं चलते, कॉपरेशन बेसिस पे चलते हैं। तो अगर आपके घर का माहौल इंस्टीट्यूशन का ना होकर होमली एनवायरनमेंट होगा, एक पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और आप इस सुख का अनुभव कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर सारे नियमों को तोड़ दें और वहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं हो। आपको भी उन्हीं चीज़ों का पालन करना होगा जो आप चाहते हैं।
आपको देखना होगा कि अगर आप चाहते हैं समय से सोना, समय से उठना, तो आप भी वही करिए। आप चाहते हैं कि घर साफ सुथरा रहे, तो पहले आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रखिए। बच्चा ऑटोमेटिकली जो देखेगा वो करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ आप अपने होमली एनवायरनमेंट को ये बिल्कुल नहीं बनाएं कि वहां पर इनडिसिप्लिन वे में कभी भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी बिस्तर पे लेटे रहना चलता है। होमली एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जहां एक हंसना और एक सुख, और वहां पर आपका एक खुशी का माहौल, और उसके साथ हेल्थ, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके घर को एक सुखद बना देगा, इंस्टीट्यूशन नहीं बनने देगा। उसके साथ साथ आप ध्यान दें कि आपको जो अपने बच्चों से सर्टिफिकेट चाहिए, या आप ये बताना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने ही घर के लोगों को, इवन कई बार जो मैंने ये फीमेल में ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी देखी है टुवर्ड्स देयर किड्स, कि वो चाहती हैं कि वो बेस्ट मम्मी कहलाएं। वो हर जगह इस बात की चर्चा हो कि आपका बच्चा तो बहुत सुधरा हुआ है, आपका बच्चा तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, आपका बच्चा तो बहुत डिसिप्लिन्ड है, आपका बच्चा तो घर का खाना खाता है, आपका बच्चा तो क्लास में भी बहुत अच्छा है, क्रिएटिव भी है। मतलब कि हमको सर्वगुण संपन्न बच्चे वाली माँ बोला जाए, और इस सब को करने में आप अपना और बच्चे के बीच का जो कनेक्शन है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि ये सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में आप कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप हटाएं। आप देखें कि एक जो थॉट हमारे आसपास रहता है हम उसे एलिमिनेट कर दें। बच्चा ही तो है, इसे कुछ समझ नहीं आता, अभी तो ये छोटा है, अभी इसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता, इस थॉट को एलिमिनेट कर दें। बल्कि जो इंक्लूड करें वो ये करें कि हाँ अभी ये बच्चा है और हमें यहीं से शुरुआत करनी है। हमको इसके सामने वो दृश्य देने हैं, वो विजुअल्स देने हैं जो इसे स्वस्थ बनाए। हमें इसके सामने वो ऑडियो देने हैं, यानी कि वो बातें बोलनी है जो इसे स्वस्थ बनाए। हमें इसके सामने वो मोटर देना है, यानी कि वो कार्य करने हैं जो इसे स्वस्थ बनाए। आपका विजुअल, आपका ऑडियो और आपका मोटर ही बच्चा को रिप्रेजेंट करेगा और बच्चा उसी से सीखेगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ आई होप कि आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा, और आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को अपने व्यवहार से एलिमिनेट कर पाएंगे। अपने घर के बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को स्वस्थ बनाने में आप हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और उनके साथ एक स्वस्थ और खुशमय जीवन का आनंद लेने में आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, किंतु जाने से पहले आप हमारा मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। आप इस पर अपने सुझाव, अपने विचार, अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। आपको निःशुल्क इसमें जो भी समाधान है और जो भी बेस्ट सजेशंस हैं, वो गाइडेंस है, वो आपको समय समय पे प्रोवाइड करी जाएंगी। इसमें हम आपसे किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। ये सेवा पूरी तरीके से व्हाट्सएप के जरिए निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसी के साथ साथ आप ओमिक्रॉन और कोरोना के खतरों को देख ही रहे हैं। आसपास के बहुत सारे एरियाज़ में नाइट के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिन में भी बहुत सारे जो ओकेजन्स हैं उनमें एक लिमिटेड क्राउड को परमिशन दी गई है। तो कृपया करके आप उसका पालन करें। मास्क ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि दो ही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इन सब खतरों से दूर रखेंगी। एक आपका मास्क का लगे होना, और दूसरा आपका भीड़ वाली जगहों का अवॉइड करना। तो कृपया करके इन सभी चीज़ों का पालन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, और अपने आसपास सभी लोगों को प्रेरित करें और जागरूक करें कि स्वस्थता का मायने नियमों का उल्लंघन कभी नहीं होता। स्वस्थता का मायने ये होता है कि हम कितना अनुशासित हैं और आत्म अनुशासित हैं। जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है वही आपके काम आएगा, और वही आपके जीवन में आपको सबसे सुंदरता की तरफ लेकर जाएगा। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद।